हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लाई हूँ सुपर टैट स्पेशल क्लास। और आज की क्लास होगी बहुत ही ज़्यादा खास। आज की क्लास में मैं बताऊंगी पृथ्वी की आकृति, आकार और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए पृथ्वी की आकृति और आकार के बारे में। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल। पृथ्वी की आकृति मानी जाती है गोल, और इसको लध्वक्ष गोलाभ भी कहते हैं। लेकिन जो वो कहलाती है पृथ्वी, कैसी कहलाती है? पृथ्वी कहलाती है जियोड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी कैसी है तो आप क्या लिखोगे? जियोड। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा कैसी है? 40,077 किलोमीटर। उसकी ध्रुवीय परिधि है 40,005 किलोमीटर। आगे देखिए, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 50,97,00,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी अपने तल पर लगभग लंबवत रेखा से 23.5 झुकी हुई है, और अक्ष इसके परिक्रमा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। मार्केट से हम जब कोई भी ग्लोब लेकर आते हैं तो वो मिलता है हमें ऐसा, और ये झुकी हुई है। ये जो लाइन जा रखी है झुकी हुई है इस टाइम, कितनी? 23.5 डिग्री। वो मैं इसमें बताती हूँ आपको। 23.5 डिग्री का कोण ये बन रहा है। ये इतनी झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री का कोण। और ये कितने डिग्री का कोण है? अभी जो मैं आपको बता रही हूँ 90 का। और 90 का हो गया ये कोण। जब 90 का एक कोण हो जाएगा उत्तरी, 90 में से अगर हमने 23.5 निकाल दिया तो कितना बचा? 66.5। तो सबसे पहले देखिए झुकी हुई कितने कोण पर है? 23.5 डिग्री। और इसने कौन सा कोण बना दिया यहाँ पे? 66.5 डिग्री का। अगर क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी है, तो आपको लिखना होगा 23.5। और तल से कितनी डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। आगे समझ में? मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्रफल देखिए, पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? 29%। और 71% पे कितना है? पानी। तो जलीय क्षेत्र कितना है? 71%। और स्थल कितना है? 29%। ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अब देखिए अक्षांश और देशांतर रेखा देखिए। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देती। और इन रेखाओं के द्वारा ही ये टाइम जोन और कहाँ पे सर्दी ज़्यादा गर्मी होती है इसके बारे में हम इन्हीं अक्षांश रेखाओं के द्वारा पता लगाते हैं। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, उस पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं ऐसी, जो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ मान लो। और ये ऐसी हमें दिखाई देती है, लेकिन ये क्या करती हैं? ये रहती हैं ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे रहती हैं ये। तो ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब मान लो। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। इनको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ये रेखाएं 90 डिग्री तथा 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण पूर्व दक्षिण पृथ्वी के उत्तर पूर्वी या दक्षिणी ध्रुव हैं। मैंने अभी बताया था कि ये पृथ्वी है, यहाँ से ये बीच की रेखा, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ये बीच की रेखा से मान लो 90 डिग्री ये इधर हो गया, और 90 डिग्री ये इधर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। आगे देखिए, बताती हूँ मैं आपको। ये है पृथ्वी। इस ग्लोब में ये जो सबसे बीच की रेखा है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा।
अक्षांश रेखा तब बोलेंगे अगर लिखा होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि ये 0 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि ये रेखा सिर्फ ऐसे ही नहीं होती, मैंने भी बताया था ये ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे सर्कल बनाती जाती हैं, ऐसे ऐसे यूं। तो यहाँ से जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, इसलिए इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। इसके उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश की कर्क रेखा, वो मैंने बताया था आपको, 23.5 अक्षांश की कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश की मकर रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा के ऊपर वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, और नीचे वाली रेखाओं को कहा जाता है मकर रेखा। ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाली क्या है? इसके ऊपर वाली रेखाएं हैं कर्क रेखा, और नीचे वाली रेखाएं भूमध्य मकर रेखा। ऊपर वाली रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, और नीचे वाली को कहा जाता है मकर रेखा। जो ऊपर वाली 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, मैंने भी बताया था, उसको कहा जाएगा आर्कटिक वृत्त। नहीं, जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है उसको कहा जाएगा आर्कटिक वृत्त, और जो नीचे वाली 66.5 डिग्री का कोण बनाती है उसको कहा जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है उसको कहेंगे हम कर्क रेखा, और नीचे वाली जो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है उसको कहेंगे हम मकर रेखा। और ये अक्षांश रेखा पृथ्वी को बांटती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। अब देखिए देशांतर रेखाएं। किसी स्थान की प्रधान मध्यम रेखा जो पूर्व से पश्चिम को मापी गई कोणिक दूरी होती है, यानी कि ये पृथ्वी है और ये हो गई देशांतर रेखा, तो ये पूर्व और पश्चिम की कोणिक दूरी है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। ये जो रेखा है कहाँ से गुजरती है? लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, वही चीज़ फिर से यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनाती है। 0 डिग्री देशांतर है, उसे यामोत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामोत्तर भी कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्व का और 180 डिग्री पश्चिम का, वो मैंने बताया था आपको। मान लें पृथ्वी ऐसी है, यहाँ से 180 डिग्री, ये 90 का ये 90 का ये, 180 पूर्व और 180 पश्चिम। अब देखिए घूर्णन। घूर्णन क्या है? दैनिक गति जब पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर सूर्य के सामने, मतलब सूर्य एक जगह यहाँ पर है और पृथ्वी इसके सामने है, और पृथ्वी ने क्या किया? घूर्णन किया। पृथ्वी ऐसे घूमी 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 और यहाँ आ गई। क्या?
पृथ्वी पूर्व की ओर एक चक्कर लगा देती है, वह उसकी दैनिक गति है, यानी कि अगला दिन हो जाता है। सूरज कहते हैं ना कि सूरज डूब गया, सूरज पश्चिम में पहुंच गया, सूरज पश्चिम में कभी नहीं पहुंचता, हमारी पृथ्वी घूम जाती है, तो इसकी दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी एक पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में पूरा करती है, जो कि होता है पूरा एक दिन। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात। किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो ये दिन और रात क्यों होते हैं, सूरज के सामने पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है। और ये पृथ्वी घूमती कैसे है, ये गोल गोल घूमती रहती है, लेकिन अपनी ही जगह पर घूमती है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे घूम रही है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अक्षांश झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए रात दिन वर्ष भर समान नहीं रहते। किस कारण, क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी पृथ्वी के कक्षीय तल से 66.5 डिग्री झुकी है तथा कक्षा के अभिलंब से 23.5 झुकी हुई है। ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। देखिए ये ग्लोब है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जहाँ से झुकी हुई है इसको यहीं से पढ़ाया जाता है। वैसे पृथ्वी ऐसे है, झुकी हुई 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 का कोण और यहाँ पे बना 66.5 का कोण। अब देखिए परिक्रमण, वार्षिक गति, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण को क्या कहते हैं, वार्षिक गति। जब पृथ्वी अपने अंडाकार पद से घूमकर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर या परिक्रमा लगा देती है तो उसकी वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी एक चक्कर एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड या 365 सही 1/4 लगाती है। अब ये है क्या परिक्रमण, परिक्रमण है ये देखिए परिक्रमण है ये सूरज, और सूरज के सामने ये पृथ्वी लगा रही है चक्कर, ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमती जा रही है। और ये ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जा रही है, ये गोल गोल लुढ़कती 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 जाती है ऐसे ऐसे। और इसने जहाँ एक चक्कर पूरा लगा दिया वहीं हो गया पूरा एक साल। वार्षिक गति के कारण क्या होता है, घूर्णन गति के कारण तो दिन और रात हो रहे थे। वार्षिक गति के कारण क्या होते हैं, रात दिन छोटे बड़े। और ऋतु परिवर्तन, गर्मी सर्दी। पृथ्वी जिस मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाती है उस मार्ग को क्या कहते हैं, कक्षा, पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। इसी मार्ग के तल को क्या कहते हैं, कक्षीय तल कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग कैसा है, अंडाकार। अभी मैंने दिखाया था आपको, कैसा है इसका मार्ग, ऐसा है अंडाकार। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी वर्ष भर एक सी नहीं रहती। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वर्ष भर एक सी नहीं रहती। अभी देखिए यहाँ से मैं बताती हूँ, अगर ये अंडाकार है तो यहाँ पर आकर दूरी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर देखो कितनी कम है। तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। कितनी जनवरी को, 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 1470 लाख किलोमीटर। और इसी स्थिति को कहते हैं उपसौर। जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर। और 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है और उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, 1520 लाख किलोमीटर होती है और उसे कहा जाता है अपसौर। यानी कि अगर दूरी होगी ज़्यादा तो अपसौर, अगर दूरी होगी कम तो होगा उपसौर। और उपसौर की स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को। रात दिन का छोटा बड़ा होना, रात दिन का छोटा बड़ा होना, पृथ्वी गोल है, कहीं सूर्य की किरणें अधिक देर तक पड़े। अच्छा, इसके बारे में देखिए, रात दिन का छोटा बड़ा होना कैसे होता है। पृथ्वी गोल है,
कहीं सूर्य की किरणें अधिक देर तक पड़ती हैं तो कहीं कम। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है, फिर वही बात, अतः कभी इसका कुछ भाग सूर्य के पास आता है तो कभी कुछ दूर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, जो अक्षांश रेखा से ऊपर वाला भाग है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है, उल्टा हो जाता है। 22 दिसंबर को यह स्थिति विपरीत हो जाती है। पृथ्वी गोलार्ध में 20 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर कैसा होता है? सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन ये होता कहाँ है? अच्छा, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन और 21 जून सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? रात दिन बराबर होते हैं। क्वेश्चन आ जाए किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 जून की स्थिति को क्या होती है? मकर संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति का शीत अयनांत। 21 मार्च वाली स्थिति को बसंत विषुवत तथा 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुवत। पृथ्वी की वार्षिक गति पृथ्वी के अक्ष का सदा 66.5 डिग्री झुके होना है। पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है? पृथ्वी के अक्ष का 66.5 डिग्री झुके होना, सदा एक और झुके रहने के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। अब देखिए चंद्रग्रहण। जब चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, जिससे वे दिखाई नहीं देता। इसे क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण। और यह केवल कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, और प्रत्येक पूर्णिमा को ये नहीं होता। प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, लेकिन होता पूर्णिमा के दिन ही है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के कुछ भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। वहां के मनुष्य को सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता और उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ग्लोब और मानचित्र किस काम आते हैं? विश्व के किसी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी स्थान की स्थिति मालूम करनी हो, निश्चित रूप से ग्लोब मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। आकृति के मानचित्र को, अभी ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि विश्व के बारे में जानकारी लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो उसमें कई ऑप्शन थे, एक दो ऑप्शन मुझे याद है। मानचित्र आया था और प्राकृतिक मानचित्र, और लेकिन इसमें उसमें आंसर था ग्लोब। तो आपको क्या करना है? इसमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो किसी स्थान की स्थिति मालूम करनी हो, उसके लिए हमें ग्लोब और मानचित्र की जरूरत होती है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा नमूना या मॉडल है। पृथ्वी की संरचना, अब देखिए पृथ्वी की संरचना। जिस प्रकार प्याज की गांठ अनेक पत्तों से बनी होती है, वैसे क्या होती है? पृथ्वी की संरचना होती है। पृथ्वी की कई परतें बनी हुई हैं, प्रत्येक परत अपनी विशेषता रखती है। लगभग 4.54 वर्ष पहले पृथ्वी पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई ठंडी होकर कठोर हो गई। 4.54 वर्ष पहले पृथ्वी पिघली थी और फिर उसने चट्टान का रूप लिया ठंडी होकर। जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र के नीचे चले गए और हल्के पदार्थ ऊपरी सतह के निकट रह गए, जिसके कारण क्या बनी? ये पृथ्वी बनी। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें क्या है? ये आंतरिक संरचना है। सबसे पहले संरचना इसको देखिए, ये क्या है? भूप्रपटी, और ये है मेंटल, ये है ब्रायकोड, ये आंतरिक कोड। अब इनको पढ़ते हैं विस्तार से। भूपटल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। भूपटल क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, और इसको क्या कहा जाता है? सियोल भी कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसमें क्या है? इसमें अवसादी ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इसमें अवसादी ग्रेनाइट चट्टानें हैं। इसकी औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे से देखेंगे तो 8 से लेकर 45 किलोमीटर, महासागरों के नीचे देखेंगे तो 5 किलोमीटर है। और इसके बारे में जानकारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसे एंड जियोफिजिक्स के अनुसार दी गई।
और ये कौन सी संस्था है? ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय भूगणित और भूभौतिकी संघ। अभी इसके बारे में मैंने बताया था। भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर, और अन्य स्रोतों के अनुसार देखेंगे तो 100 किलोमीटर है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भूपटल को 2 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं? ऊपरी भूपटल परत जो धरातल के नए अवसरों के ठीक नीचे है, और इसका घनत्व है 2.8। यह ठोस अवस्था में इस भाग की चट्टानें कैसी हैं? अम्लीय है। भूपटल की चट्टानें कैसी हैं? अम्लीय हैं। निचली भूपटल परत, इसकी औसत मोटाई कितनी है? 45 से 100 मीटर, और इसका घनत्व कितना है? 3.0 है। यह आंशिक रूप से कैसा है? तरल अवस्था में। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग क्या है? भूपटल है। मेंटल या, अब सेकंड देखिए, मेंटल या अनुपटल। निचली भूपटल परत तथा ऊपरी अनुपटल, इसके भी 2 भाग हैं, निचली भूपटल और ऊपरी अनुपटल। पृथ्वी के बीच एक परत विद्यमान है जिसे मोह अशांतित्य कहते हैं। कौन सी परत है? पृथ्वी के बीच एक परत है, कौन सी? मोह अशांतित्य। इसमें भूकंपीय तरंगों की गति कैसे बढ़ जाती है? धीमी, निम्न पड़ जाती है, और इसे क्या कहा जाता है? निम्न गति का मंडल कहते हैं। मतलब भूकंपीय तरंगों की गति धीमी पड़ जाती है और इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपरी अनुपटल परत, इसमें क्या होता है? कम मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। ऊपरी अनुपटल में क्या मिलता है? कम मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम, और इसकी औसत मोटाई कितनी है? 100 से लेकर 1700 किलोमीटर, 100 से लेकर 1700 किलोमीटर इसकी मोटाई है। किसकी? ऊपरी अनुपटल की। अब देखिए निचली अनुपटल परत की औसत मोटाई कितनी है? 1700 से 2900 किलोमीटर, और यहाँ होती है पूर्ण तरीके से सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता। जो निचली अनुपटल है उसमें परत की क्या औसत मोटाई तो है 1700 लेकर 2900 किलोमीटर, और यहाँ मिलती है पूरी तरीके से सिलिका मिलती है और मैग्नीशियम मिलता है। सिलिका और मैग्नीशियम को क्या कहा जाता है? इनसे बनता है शीमा, और इसमें बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उन सैलों की क्या होती है? अधिकता। इस परत से ही ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता है। किस परत से? बेसाल्ट सैलों की अधिकता के कारण ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता है। अनुपटल पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 6.8% है। अब देखिए भूक्रोड, इस परत को धात्विक भूक्रोड या गुरुमंडल या अंतरतम भी कहते हैं। किस परत को? भूक्रोड को धात्विक भूक्रोड, गुरुमंडल या अंतरतम भी कहते हैं। अनुपटल और भूक्रोड की सीमा को, जो अनुपटल अभी मैंने पढ़ाया है और भूक्रोड, इसके बीच में एक जगह है जिसको बोला जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। भूक्रोड, इसकी मोटाई 2900 से 6400 किलोमीटर है, और इसमें निकलता है निकिल और फेरस। निकिल और फेरस क्या है? ये भी एक धातु ही है। सबसे पहले देखिए निकिल क्या है। निकिल है चांदी जैसे रंग की एक धातु है, और इसमें एक गोल्डन कलर की चमक होती है। रहती तो ये चांदी जैसी देखने में, लेकिन इसमें गोल्डन गोल्डन सी चमक होती है। और फेरस क्या है? फेरस है लोहे की धातु, ये लोहे जैसी ही होती है, और इनसे मिलकर क्या बन जाता है? निफे, और इन्हें क्या कहते हैं? निफे। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का भूक्रोड पृथ्वी के कुल आयतन का 16%। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है? 16%, और द्रव्यमान का कितना है? 32%।
यह तरल अथवा प्लास्टिक है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण कैसा हो जाता है? ठोस बन जाता है। अब देखिए आंतरिक कोड। पृथ्वी का अंतरतम या सबसे भीतरी भाग है आंतरिक कोड। इसका पता भूकंप विज्ञान के अध्ययनों द्वारा लगाया गया है। आंतरिक कोड के एक ठोस विशाल गोले के आकार का है। अभी थोड़ा मैं पीछे दिखाती हूँ आपको। ये वाला, ये है आंतरिक क्रोड। जिसका पता भूकंप विज्ञान के अध्ययनों द्वारा लगाया गया। आंतरिक क्रोड एक ठोस विशाल गोले के आकार का है। इसकी त्रिज्या कितनी है? लगभग 1220 किलोमीटर या 760 मील है। यह आकार में चंद्रमा के आकार का लगभग 70% दिखता है। माना जाता है कि यह लोहा निकल की मिश्र धातु से निर्मित है। इसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के समान ही लगभग 5700 के या 5430 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हम जब भी हम नीचे गहराई में जाते रहेंगे तो हमें गर्मी लगती चली जाएगी। तो इसका कारण ही है कि नीचे बहुत सा इस तरीके की धातुएं होती हैं जिससे गर्मी पैदा होती है। अब देखिए पृथ्वी के मंडल। पृथ्वी के तल पर 4 मंडल हैं। एक है स्थल मंडल। पृथ्वी पर 29% भाग पर अधिकांश जीव जंतु, पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इतने पे होते हैं क्या? जीव जंतु, पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें। पृथ्वी तल का 29.8% है। उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। हमारे उत्तरी गोलार्ध में तो थल ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है, पानी ज़्यादा है वहाँ पे। देखिए यहाँ पर, देखिए ये सब थल, ये सारा थल वाला पोर्शन है और ये है जल वाला पोर्शन। यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। ये कुछ देश और ये जल वाला पोर्शन। तो ये पूरा ये नीला नीला जल है। अब देखिए जलमंडल। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल। और ये जल कहाँ कहाँ है? महासागर में जल, महासागर में, झीलों में, बांध में, नदियों में। पृथ्वी पर जल वास्तु रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है कितना? 71% भाग पर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3612 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए वायुमंडल। वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन 78.8%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। हमारी पृथ्वी है उससे 800 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, वहाँ तक वायुमंडल फैला है। अब देखिए जैवमंडल के बारे में। स्थल, जलवायु, तीनों मंडल जैवमंडल में पाए जाते हैं। जो भी तीनों से बना है, जो जल, स्थल, जल, वायु, ये तीनों क्या है? जैवमंडल में आते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल, जलवायु तीनों मंडल हो या प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया जैसी बात हो तो वो क्या है? जैवमंडल। पृथ्वी का रासायनिक संगठन देखिए। पृथ्वी के क्रस्ट में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। हमारी जो क्रस्ट है, हमारी जो भूमि है, जो अभी क्रोड की बात कर रहे थे, पृथ्वी के क्रस्ट में 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 90% भाग पर 8 तत्वों का ही प्रमुख योगदान है। और वो कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन 46.50, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 80.13, लोहा 5.01, कैल्शियम 3.63। ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे क्रस्ट से। कैल्शियम, सोडियम 2.85, पोटेशियम 2.62, मैग्नीशियम 2.09। और इनका योगदान कितना हो गया?
इनका योग हो गया 98.55। पृथ्वी की सतह की बना, इसको थोड़ा सा आप देखिए, अभी चैप्टर फिनिश्ड होने वाला है, इसको बड़े ध्यान से सुनना होगा। पृथ्वी की सतह की बनावट, पृथ्वी की सतह की आकृति कैसी है? देखने में समतल लगती है। हमें पृथ्वी की आकृति कैसी लगती है? समतल। पृथ्वी की सतह पर कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं झील, कहीं नदी तो कहीं दलदल। और उत्पत्ति के समय पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी, जो धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई और इसके धरातल पर क्या आ गई? सिकुड़न पड़ गई और पहाड़ तथा गड्ढे बन गए। सिकुड़न पड़ने से क्या हुआ? पहाड़ और गड्ढे बन गए और वो गड्ढे क्या होने लगे? पानी के बाद पानी से भरने लगे, पानी से और भी गहरे होने लगे और उन्होंने रूप ले लिया किसका? समुद्र का। वो गड्ढे बन गए समुद्र। नदियों के पानी ने इन